मित्रों नमस्कार। इस समय मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर के ग्राउंड में हूं और दुनिया का या देश का काले धान की किस्मों में पहला ऐसा सम्मेलन चल रहा है। उनके क्रेताओं और विक्रेताओं यानी बायर्स की मीट चल रही है, जिसमें काला नमक धान, जिसको एरोमेटिक धान माना जाता है, जिसको पोषक तत्वों से भरपूर धान की किस्म मानी जाती है। पिछले 2 सालों से इसका आयोजन हो रहा है और दूसरा साल है जब 8 और 9 नवंबर 2025 को काला नमक धान क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। काला नमक धान को जीआई टैग प्राप्त है और सिद्धार्थनगर की मूल उत्पत्ति माना जाता है। इसके साथ ही तराई के 11 जनपद, जिसमें बस्ती मंडल का सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती जिला, इसके अलावा देवीपाटन मंडल का गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया सहित 11 जिले शामिल हैं। इन्हीं 11 जिलों के किसानों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह काला नमक का व्यावसायिक उत्पादन करके उसका निर्यात कर पाए। काला नमक की जो मूल पहचान है वह बर्डपुर से रही है और इसके अलावा काला नमक की जो सबसे बड़ी खूबी रही है उसकी देसी किस्मों की जो खेती है धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी लंबाई जो है मुझसे भी बड़ी है, यानी 6 फीट के करीब है। और कोई भी फसल अगर उसकी लंबाई ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर फसल के गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है, उत्पादन कम होता है। काला नमक में पिछले 2-3 सालों में क्रांति आई है, जब IARI, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या पूसा के नाम से जानते हैं, पूसा ने एक अलग किस्म विकसित की जो एरोमा तो होता है लेकिन वह नाटक कद की होती है और पैदावार ज्यादा होती है। लेकिन हम आज एक ऐसे किसान से मुखातिब करा रहे हैं, मुलाकात करा रहे हैं जो काला नमक की मूल जो प्रजाति है, देसी प्रजाति के नाम है, उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। हम काला नमक के देसी किस्म की ही बात कर रहे हैं और देसी किस्म ही काला नमक की मूल वैरायटी मानी जाती है। हमारे साथ सूर्यनाथ मिश्रा जी हैं जो प्रगतिशील किसान है। काला नमक बोर्ड, जो कि जिला प्रशासन, जैसे हम बासमती निर्यात बोर्ड की स्थापना देश में की गई है, मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है, उसी तर्ज पर काला नमक बोर्ड की स्थापना सिद्धार्थनगर में की गई है। उसके एक सक्रिय सदस्य और उसकी काला नमक की मूल जो वैरायटी है, देसी वैरायटी है, जिसे बुद्ध का प्रसाद माना जाता है, सदियों से यही वैरायटी बोई जाती रही है, उसके उत्पादक है सूर्यनाथ मिश्रा जी। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो मूल वैरायटी है, देसी वैरायटी है, जो IARI या दूसरी संस्थानों द्वारा विकसित की गई है, उनसे कैसे अलग है और कैसे एक काला नमक के मूल पहचान को बरकरार रखे हुए है। सर, आपका स्वागत है और बड़ी खुशी हुई कि दूसरी बार हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। हम चाहेंगे IARI या दूसरे जो निजी संस्थान लोगों ने जो किस्में विकसित की हैं, उससे कैसे अलग है और कैसे मूल पहचान को संरक्षित किए हुए हैं। सर, ये काला नमक धान जो हमारा है, जो ये सामने आप पौधा देख रहे हैं, ये जितनी भी वैरायटियां हैं काला नमक में, चाहे वो हमारा पूसा नरेंद्र की है, चाहे RI की है, चाहे बनारस गिरी की संस्थाएं हैं, सबसे आज भी इसकी हाइट को कोई तोड़ नहीं पाया। ये हाइट इसकी है, इसकी ग्रोथ है, ये अगर ओरिजिनल है तो आपको इसके साथ घी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम अन्य चावल में घी खोजते हैं, मक्खन डालते हैं, ये चावल अपने आप में घी छोड़ता है। इसका सुगंध अगर आप यहाँ बनाए कम से कम 20 मीटर से दूर अब महकेगा। इस प्रदूषण के समय में अगर प्रदूषण नहीं होता था तो लोग बताते थे एक घर में बनता था तो पूरा मोहल्ला में पता चलता था। ये इसकी खासियत है। और सर, ये एरोमेटिक के साथ साथ ये इसमें जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है और शुगर इसमें कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर है, जो मेडिसिनल है। अगर हम डेली 50 ग्राम भी खाते तो हमें मान के चलिए कि हमें फिर दवा खाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम दूध को आदर्श भोजन मानते हैं कि वो सप्लीमेंट हो जाता, पूरा कर जाता है, ये काला नमक अपने आप में एक ऐसा है, इसके साथ हमें किसी मिनरल विटामिन की जरूरत नहीं है। इसको बीच में ही मैं टोकना चाहूंगा। एरोमा की बात आपने की है जी। जो काला नमक की बौनी प्रजातियां आई हैं, धीरे धीरे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, जनवरी के बाद फरवरी मार्च आता है, इसका एरोमा खत्म हो जाता है या कह लिया जाए पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो क्या बौनी किस्मों की तरह जो देसी वैरायटी है, जो मूल प्रजाति है, सर, उसमें भी तापमान का प्रभाव देखा सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम जब नेचुरल में हैं, प्रकृति के साथ रहेंगे तो प्रकृति हमारा साथ देगी। हम बौना प्रजाति जो लगाए हैं, सामने आप छोटा पौधा देख रहे हो, डिस्प्ले के लिए मैं रखा हूँ लाके लोगों को बताने के लिए, वो 1 बीघे में हमें 4 कुंटल मिलता है चावल। और ये जो आप हमारा मूल परंपरागत प्रजाति है, 1 बीघे में 1 कुंटल मिलता है। और इसके बाद भी इतने रिस्क है, इसमें जो है गिरने का सबसे बड़ा डर है। हल्का सा भी हवा चला, गिर गया। इसमें यदि मैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल दूं तो ये हम नहीं काट पाएंगे, इसमें पैदा नहीं होगा। और उसमें अगर नहीं डालूंगा तो पैदा नहीं होगा। एक तरीके से कह दिया जाए, हम जब प्रकृति के साथ चलते हैं, जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं तब प्रकृति हमको हमारा साथ देती है। हम जब उससे छेड़छाड़ करते हैं तो विनाश होता है, आपदा आती है, भूकंप आते हैं, नदियां उफान पे आती हैं, बाढ़ हो रहा है, सूखा पड़ रहा है।
जब हम पेड़ पौधों को काट दिए वहाँ नेचुरल खत्म हो। और कोई भी चीज हो, कोई भी अरोमा हो, जब उसको हम हीट करेंगे तो खत्म हो जाता है। यदि ये चावल जो आप देख रहे हैं ये बिना पॉलिश है, ये ढेका से मैनुअली कूटा गया है, इसका चावल सुगंध कभी आपको नहीं जाएगा। और ये चावल मिल से कूटा गया है, आधी जो है इसकी गर्मी है। मिल में जब चावल कोई भी मिल में कूटे कोई भी चावल तो हाथ डाल दे तो 2 मिनट रख दे तो गर्म हो जाता, हल्का पकोला आ जाता है। ये मिल वाला चावल है सर। और ये चावल मैनुअली ढेका से कूटा गया है, इसमें बिल्कुल टेम्परेचर नहीं है और इसका कलर भी ये अलग है। कलर बिल्कुल हरा है। ये हरा कलर जो देख रहे हैं हमारे लिए वरदान है। पूरे विश्व का एक ही ये चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन होता है। और बीटा कैरोटीन जब हम पका के खाते हैं हमारे हाथ में जाता है, वो पचता है तो तुरंत विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के साथ साथ तो क्या करता है, हमारा कलर ब्लाइंड का जो रक्तांधता रोग जिसको कहते हैं उससे दुश्मन नहीं है। जी जी। इसको खाने वाले को कलर ब्लाइंड का रोग नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और देखा गया है, धान की जो बौनी किस्में हैं, दूसरी वैरायटियां हैं, उसमें हल्दिया और तमाम ऐसे रोग और कीटों का प्रकोप भी देखा गया, जिसके नियंत्रण के लिए हम अंधाधुंध केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो देसी वैरायटी में क्या इस तरह की किसी कीट और बीमारी का प्रकोप देखा जा रहा है? देसी में भी होता है, लेकिन जब हम यूरिया का प्रयोग करेंगे, चाहे वो हमारा सांभा हो, बौनी प्रजाति का काला नमक हो, या यूरिया जहाँ लगा वहाँ हल्दिया रोग लगना है। हल्दिया रोग लगने का सबसे बड़ा कारण है रस चूसक जो कीट होते हैं, जिस दाने को काटते हैं दूधावसा में वो वही ब्लास्ट करता है। तो उसके लिए हम इसमें पहले से ही नीम की खली डालते हैं, खेत में मिट्टी बनाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव करते हैं। ये हमारा तरीका है। और इसको हम प्रयास करते हैं कि जहाँ ये लगा हो कुछ ऊंचे पौधे हों, जैसे कहीं ना ढैंचा का जो हम बोते हैं 10-5 पौधे छोड़ दें, उस पर चिड़िया बैठे। चिड़िया जब बैठती है तो कीड़े जो इसमें आते हैं उसको खा जाती है। ये सुगंधित चीज है, इससे बचाने के लिए नीम ऑयल का प्रयोग करना सब बहुत जरूरी है। और इसके पास मेड़ों पर जो ढैंचा होता है हम लगाते हैं खाद के लिए, हरी खाद के लिए, उसके कुछ पौधे छोड़ देते हैं जिसमें बाहर से चिड़िया उड़ के आके बैठती है और उन कीड़ों को खाती है। अच्छा, एक अहम सवाल यह है कि पिछला जो बीता साल है 2 साल, काला नमक क्रेता विक्रेता सम्मेलन के बाद किसी के पास पुराना चावल भी काला नमक का नहीं बिचा, और जितने भी मॉल्स देख रहे हैं, जितने भी शॉपिंग मॉल देख रहे हैं, वहां पर काला नमक की भरमार है। तो क्या विश्वसनीयता है काला नमक को लेकर के? क्योंकि काला नमक पर के नाम पर लोग उपभोक्ता क्या खरीद रहा है उसको खुद नहीं पता, उसकी पहचान कैसे करें? सर इसका पहचान ये है, ये काला नमक है हमारे पास। अन्य वैरायटी के धान तो यहाँ नहीं, मैं आपको दिखाता। ये देखिए काला नमक जो है, ये काला नमक का देखिए इसमें एक दाना अलग है। ये मैं क्लोजअप आपको दिखा दूं, ये यहाँ से देखिए, ये है और ये काला नमक है। ये देखिए, ये काला नमक जो है इसका ये जो चोंच है अंदर साइड तोता का ठोड़ जो होता है, चोंच उसका गड्ढा है, गहरा है। अन्य कोई धान आप देखेंगे ये गड्ढा नहीं पाएंगे, आप सीधा पाएंगे। जैसे इसमें देख रहे हैं ये मोटे वाले में ये इसका सीधा है, लेकिन इसका जो भी आप दाना उठाएंगे ये देखिए ये अंदर इसका कर्व है जैसे तोते का चोंच, ये इसका सबसे मूल पहचान है। अच्छा, उत्पादन का भी लगभग 4 गुना का अंतर है देसी और बौनी प्रजातियों में। तो उस हिसाब से अगर देसी किस्म के बाजार मूल्य की बात करें और फुटकर बाजार मूल्य की बात करें, क्योंकि निश्चित तौर पर इसमें एरोमा ज्यादा है, इसमें बीटा कैरोटीन है, बहुत सारे पोषक तत्व है, और मुझे लगता है देश के कुपोषण को दूर करने में हम भूमिका भी निभा सकते हैं। बहुत सर। तो उस लिहाज अगर इसको हम प्रयोग करते रहे बराबर तो कलर ब्लाइंड का रोग हो ही नहीं सकता, जो हमें नेचुरली या तो काला नमक चावल से मिल रहा है नॉन पॉलिश से, या गाय के दूध में। बाकी दुनिया का कोई दूध, किसी भी जानवर का दूध पिया जाए, यहाँ तक कि माँ के दूध में भी बीटा कैरोटीन नहीं मिलता है। रक्तांधता रोग खत्म करने की क्षमता नहीं है, लेकिन ये काला नमक चावल में और ये गाय के दूध में कलर ब्लाइंड का रोग खत्म कर देता है, उसमें वो क्षमता। अच्छा, मूल्य के अंतर की बात करें तो बौनी प्रजाति और देसी प्रजाति दोनों प्रजातियों में मूल्य का कितना लगभग अंतर आता होगा? तो ये हमें 14,000 रुपए से 18,000 रुपए तक बिक रहा है, वो हमें 8,000 रुपए से 12,000 तक बिक रहा है। ये होलसेल की बात कर रहे हैं या फुटकर रेट की बात? फुटकर और होलसेल दोनों में है। लेकिन अगर ई कॉमर्स साइटों पर देखें तो किसी तरीके के हमको ये नहीं रहता है कि ये मूल प्रजाति है, उसमें जो रेट का अंतर है 300 रुपए का 500 ग्राम, 500 रुपए का 500 ग्राम। तो इस हिसाब से अगर आप इसको ई कॉमर्स साइटों पर ले जाते हैं तो कैसा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? सर ई कॉमर्स साइटों पर ले जाए तो वो सही चीज वहाँ भी नहीं मिल पा रहा है। जी। नहीं, अगर आप इसको प्रमोट करना चाहेंगे, हम प्रमोट करना चाहेंगे तो सर अगर हमारा यहाँ 250 रुपए का रेट है, हम उसमें 50 रुपए खर्च आया ट्रांसपोर्टिंग का, तो स्वाभाविक 300 रुपए हो जाएगा। उसमें 2 लोग और जुड़ेंगे, रोजगार पाएंगे, उनको भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा, और उपभोक्ता को सही चीज मिलेगा। हमसे जो व्यापारी लेके गया वो 40
किलो सांभा डालता है, 60 किलो काला नमक डालता है। अगर वो सांभा कहीं उसको आ गया कि पकड़ में आ गया, ये चीज मिल गया, दोनों में होता है, इससे हम पकड़े जाएंगे तो उसमें छोटा और बड़ा मिला दे रहा है, क्वालिटी वही गुणवत्ता सब खत्म कर दे रहा है। हमें उत्पादन, हम किसान हमें पैदा करके कम से कम 120 रुपए किलो खर्चा आ रहा है, और 70 रुपए, 77 रुपए, 90 रुपए में काला नमक जो दे रहा है, वो काला नमक कभी नहीं दे सकता है। अच्छा, एक चीज और है, कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है जी। अगर इसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और ग्रेडिंग पर बात किया जाए तो काला नमक के जो उसका मूल्य वर्धन है या वैल्यू एडिशन है, कितना इजाफा हो सकता है? नहीं, ये इसका इजाफा बहुत बढ़िया होगा, लेकिन हमें उस पर लग के काम करना होगा। हमारे कुछ संस्थान हैं जो काला नमक पर एफपीओ जैसे हैं, एनजीओ हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसानों के साथ यूज एंड थ्रो, लाभ उनको मिल रहा है, किसान को नहीं मिल पा रहा है। जो सच्चाई, किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है। खेल का यहाँ भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और काला नमक के साथ बहुत बढ़िया हो जा रहा है। मान लीजिए बासमती चावल, उसमें आप मिक्स नहीं कर सकते हैं, गोपाल भोग में आप मिक्स नहीं कर सकते हैं, जीरा राइस में मिक्स नहीं, काला नमक में ऐसा कोई भी चावल आप डाल दीजिए मिक्स हो जाएगा। मुझे लगता है लेकिन जो तरीका आप अपना रहे हैं और खासकर जो पारंपरिक कुटाई का तरीका है, प्रोसेसिंग का तरीका है, ढेका जिसको पूर्वांचल में कहा जाता है, अगर उसके जरिए कुटाई की जाती है तो जो ये चावल निकल कर आ रहा है, इसमें किसी भी दूसरे किस्म की मिलावट नहीं की जा सकती जी। तो कितना कठिन है इस तरह का प्रोसेसिंग करना, मैनुअली प्रोसेसिंग करना? सर, मैनुअली हम प्रोसेस करते हैं तो इस पे कम से कम 100 रुपए किलो खर्च पड़ जाता है। जी जी। और इसको जो मैनुअली तैयार किए तो हमें नेचुरली इसको स्टोर करना होगा। अगर इसका गुणवत्ता बरकरार रखना है, हमें नेचुरली इसको स्टोर करना होगा। जैसे पुराने समय मिट्टी के बर्तनों में डेयरी में रखा जाता था, आज हमारे यहाँ सीडी स्टोर है, कोल्ड स्टोर बना दिए सीएफसी के द्वारा या जैसे भी, लेकिन उसका लाभ हमारे किसानों को नहीं मिल पा रहा है। यही चावल हम डेयरी में रख दें तो 2 साल भी उसका क्वालिटी बरकरार रहेगा। हम टीन के डेयरी में, लोहे के डेयरी में मिलिंग करा के रख रहे हैं तो साल भर भी नहीं चल पाता उस शहरों में। तो अभी हमारे साथ सूर्यनाथ मिश्रा जी थे, और काला नमक को जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, देसी बौनी किस्मों में, IARI जिसे हम पूसा के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा विकसित किस्मों में, ईरी बनारस संस्थान के द्वारा विकसित किस्मों में, पूर्वांचल में जो दूसरी किस्में चल रही हैं, निजी संस्थानों द्वारा विकसित की गई हैं, मुझे लगता है सभी किस्मों के अंतर को आप भली बात समझ गए होंगे। इसको कैसे हम इसकी गुणवत्ता को संरक्षित कर सकते हैं पारंपरिक रूप से, उसको समझ गए होंगे। काला नमक धान की, उसके चावल की असल पहचान कैसे कर सकते हैं उसको समझ गए होंगे। एक नेचुरल रूप से कूटे गए चावल को, प्रोसेस किए गए चावल को कैसे हम जो मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के घड़े हैं, डायरी है, उस तरीके से हम संरक्षित करके उसके एरोमा को बचा सकते हैं। तापमान का क्या प्रभाव पड़ सकता है उसको समझ चुके हैं होंगे, और इसको समझाने का काम किया है सिद्धार्थनगर जनपद के प्रगतिशील किसान, जो आज भी काला नमक की मूल वैरायटी को, जिसकी वजह से आज इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ, जिसको भौगोलिक पहचान प्राप्त हुई, सूर्यनाथ मिश्रा जी, उन्होंने पूरी जानकारी दी। आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे सूर्यनाथ मिश्रा जी के द्वारा। आपको एक बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझाव और सवालों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से, केंद्रीय मंत्री से, मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहूंगा कि इस काला नमक का रेट निर्धारण करें, और रेट ना निर्धारण करें, खरीदने की व्यवस्था करें। हमारा किसान पैदा कर रहा है, लेकिन उसको जब जरूरत पड़ा तो वो बेच नहीं पा रहा है, वो अन्य बाजारों के और ग्राहकों के इंतजार में परेशान हो जाता है। जैसे सांभा चावल है, वो रात 2 बजे भी बनिया को बोल दे तो उठा ले जाएगा, लेकिन काला नमक चावल बेच नहीं पा रहा है। एक न्यूनतम MSP इसका भी निर्धारित होना चाहिए। MSP नहीं निर्धारित करें, जो भी वो करें, रेट जो भी हो, सबसे बेहतर है जो खरीदार निर्धारित करें कि नहीं कोई खरीद रहा, हम गवर्नमेंट है, हम खरीदेंगे, तो खरीदना सुनिश्चित करें। तो आपके हिसाब से जो क्रेता विक्रेता सम्मेलन, बायर सेलर्स मीट हो रही है, इसका कोई प्रभाव नहीं? प्रभाव है इसका। लोग आ रहे हैं, उपभोक्ता आ रहे हैं, लेकिन वो चले जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उपभोक्ता चले जाएंगे तो दोबारा हमारे यहाँ नहीं आएंगे। हर किसान, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी के पास 500 बीघा है तो किसी के पास 5 बीघा भी है। 5 बीघा वाला भी चाहता है कि हमारे यहाँ 5 ही किलो चावल रहे, हमारे घर रहे, या हम 1 बीघा लगाएं, 1 बिस्वा लगाएं, लेकिन वो लगा ले तो बेच नहीं पाता समय पर। इसलिए एक निश्चित जगह हो, गवर्नमेंट उसको खरीदे। काला नमक बोर्ड का निर्धारण किए, 3 साल हो गया गठन करके, अभी तक काला नमक भवन बन के हुआ, उद्घाटन तो हो गया, लेकिन एक भी कुर्सी उसमें नहीं है, हैंडओवर ही नहीं हुआ है। हैंडओवर तो कर दिए, अभी एक भी कुर्सी नहीं है, किसी दिन उसका ताला नहीं खुला हुआ है। जिलाधिकारी महोदय मीटिंग ना बुलाए, काला नमक बोर्ड एक दिन भी बैठक नहीं किया, एक भी बैठक काला नमक बोर्ड का जो है वो नहीं किया। जब भी बुलाए डीएम साहब अम्बेडकर सभागार में होता है, कृषि भवन में होता है, लोहिया कला भवन में होता है, हमारे काला नमक भवन में नहीं होता। उस बोर्ड की वो जिम्मेदार बनाए, बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं वो काला नमक धान खरीदें या चावल खरीदें,
ताकि किसान की रुचि बढ़े। वो पैदा करके बेच नहीं पाता अपने समय पे। ये निवेदन है, आप इस आवाज को उठाएं। तो मैं यहाँ पर राकेश सचान जी भी आए हुए हैं जो उद्योग मंत्री भी हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी से भी गुजारिश करूंगा कि जो सूर्यनाथ मिश्रा जी की डिमांड है, जो मांग है, निश्चित तौर पर 1 किलो चावल पर अगर इसकी प्रोसेसिंग पर 100 रुपए की लागत आ रही है तो इस अमूल्य चावल जो दुनिया का सबसे सुगंधित और पौष्टिक चावल में गिना जाता है, उस पर महज 80 रुपए इसका विक्रय रेट प्राप्त हो रहा है और प्रॉफिट और न्यूनतम हो जाएगा। इसलिए इसका एक निर्धारित मूल्य सूर्यनाथ मिश्रा जी के हिसाब से तय होना चाहिए। बोर्ड को खरीदने के लिए जिम्मेदारी दें। इस तरह से बासमती राइस जी हाँ, बोर्ड है। तो मैं विश्वास करता हूं कि सूर्यनाथ मिश्रा जी की बात को सरकार जरूर सुनेगी और काला नमक को उसकी असल पहचान, उसके मूल्य का निर्धारण जरूर करेगी। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और ऐसे किसानों से मुलाकात कराऊंगा, लेकिन एक खास मुलाकात रही है, खास चर्चा रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक, उपभोक्ताओं तक पहुँचाएं, जिससे इस काला नमक का असल मूल्य मिल पाए, असल पहचान मिल पाए। धन्यवाद।